मित्रों नमस्कार। आपके इस तुलनात्मक वीडियो में स्वागत है जिसमें हम एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप कौन सा ऑप्शन चुन के करोड़पति बन सकते हैं। ये आपको एनपीएस का डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष का है वो इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। दूसरा, मैच्योरिटी पर ही उसको पैसा मिलेगा। तीसरा, आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट के 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन को डिटेल में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पार्सली आप इसमें 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं है। सरकार ने जब से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया है तो सभी कर्मचारियों के लिए यही पेंशन स्कीम चल रही है। इस पर एक डिटेल वीडियो में और बाद में बताऊंगा। तो यह आपका एनपीएस है। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, कृपया इस वीडियो को देखते रहिए। दूसरा देखिए, इस पे हम एनपीएस और पीपीएफ के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन हम किए ले रहे हैं। देखिए एनपीएस में क्या है। एनपीएस आपका ये है कि इसमें 18 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, इसका जो टेन्योर है 18 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है। लेकिन पीपीएफ में बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों ही लोग इस खाते को खुलवा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान। रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि एनपीएस पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड है और पीपीएफ में चूंकि सरकार की बैकिंग है इसलिए उसमें इतना रिस्क आपके लिए नहीं रह जाता है। तीसरा, इसमें जहां तक रिटर्न की बात है तो निश्चित तौर पर जहां ज़्यादा रिस्क होगा वहां ज़्यादा रिटर्न भी होंगे। तो एनपीएस आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है, जबकि पीपीएफ जो है वो आपको 8 से 10% का लमसम रिटर्न ही दे पाता है। जहां तक टैक्स बेनिफिट की बात है तो टैक्स बेनिफिट में आपको ये बता दूं कि एनपीएस में जो भी आपका कॉर्पस होगा पूरा का पूरा, उसका 60% तक जब आप निकालेंगे तो उसमें तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 40% जो आपका पैसा रह जाएगा उसमें एन्यूटी आपको लेनी पड़ेगी पेंशन, और उस पेंशन पर जिस टैक्स स्लैब में आप आते होंगे वो पैसा आपको सरकार को लौटाना पड़ेगा। जबकि पीपीएफ में सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना। ये एग्जाम्प्ट श्रेणी पे आती है, इसलिए इस पर सरकार कोई भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। चौथा, जहां तक विड्रॉल की बात है तो दोनों ही स्थितियों में विड्रॉल बहुत मुश्किल है। अगर आप एनपीएस का देखें तो उसमें 60 वर्ष से पहले 3 बार आपको निकालने की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। जबकि पीपीएफ में 5 साल बाद किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं। और इसमें एक प्रकार से ये ध्यान रखिए कि एनपीएस में लोन की कोई सुविधा नहीं है। आप एनपीएस का कॉर्पस चाहे आपका करोड़ों का ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन आप उसमें किसी भी तरह से लोन की सुविधा नहीं ले सकते। जबकि पीपीएफ में आपको आपका जो भी कॉर्पस होगा उसके अनुसार आपको लोन की सुविधा भी दी जाती है। इस प्रकार से यदि हम पूरा विश्लेषण इसका करें तो पीपीएफ में चूंकि सरकार की बैकिंग है और फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न उसमें निश्चित है। तीसरा, उसमें लोन की भी सुविधा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पीपीएफ जो है एनपीएस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि एनपीएस में हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। जहां पीपीएफ के रिटर्न आपको 8 से 10% से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं, वहीं ईपीएफ का जो रिटर्न है वह आपका 15 से 16% भी, एनपीएस का जो रिटर्न है वो 15 से 16% भी जा सकता है। जहां तक इसके टैक्स की बात है तो मैं टैक्स के बारे में आपको एक बार फिर बता दूं डिटेल से कि देखिए टैक्स में जो भी आपका कॉर्पस एनपीएस का बनेगा, मान लीजिए आपका कॉर्पस 1 करोड़ का है तो 60 लाख रुपए 60% तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो 40 लाख रुपए बचेगा आपका, वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। वो आपका पैसा आपको नॉमिनी को ही देना होगा, और जो उसमें पेंशन मिलेगी जब तक आप जीवित हैं, तो जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे आपको उसी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना होगा। जबकि पीपीएफ में ऐसी कोई बात नहीं है। पीपीएफ में टैक्स की कोई जितना भी पैसा आपका होगा पूरा का पूरा पैसा उसमें टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी आप पर नहीं आती है। लोन की सुविधा में भी यही सब बातें आती हैं।
चलिए इसके पश्चात हम ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर क्या है वो आपको बताए दे रहे हैं। तो देखिए, ईपीएफ वही व्यक्ति ले सकता है जो सरकारी नौकरी में है और सैलरी पर्सन है, जबकि पीपीएफ में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब में हो, कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में अपना खाता खुलवा सकता है। देखिए, और ईपीएफ में क्या है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितना एम्प्लॉय करता है इन्वेस्टमेंट, उतना एम्प्लॉयर भी, मतलब दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। जबकि पीपीएफ में जो व्यक्ति खाता खुलवाता है केवल उसी को पैसा भरना पड़ता है, वही सरकार इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। जहाँ तक लॉक इन पीरियड की बात है, तो ईपीएफ में अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जब आप रिटायर होते हैं तभी आपको पैसा मिल पाता है। माना कि बीच में विड्रॉल की सुविधा है, आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैसा निकाल भी सकते हैं, जबकि पीपीएफ में भी यही है, लेकिन 15 वर्ष तक उसका एक टेन्योर फिक्स किया गया है। और ईपीएफ में एक बात और भी है कि आपको प्रत्येक माह पैसा उसमें डालना पड़ेगा, जबकि पीपीएफ में आप एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं और लमसम अमाउंट डालेंगे और उसका रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो ईपीएफ में आपको प्रत्येक माह एक निश्चित रकम डालनी ही पड़ती है, जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करती। तो ये मुख्य रूप से इसमें कुछ अंतर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इन अंतरों से आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब इसमें यह है कि अगर ईपीएफ है तो ईपीएफ तो आपका तभी खुलेगा जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी, और जब से एनपीएस आ गया है ईपीएफ लगभग आपका बंद हो गया है अब। तो इसलिए अब ईपीएफ का कोई मतलब नहीं रह गया। जब तक 2004 से पहले तक एनपीएस जब तक नहीं आया था तभी तक इसका कोई उद्देश्य था। अब हम एनपीएस और अन्य अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनपीएस का देखते हैं। तो एनपीएस में अगर आप देखें तो जो फंड मैनेजर कॉस्ट लेते हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं कोई ना कोई एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, तो इसमें जो कॉस्ट है वो 0.1% से लेकर 0.25% है। वहीं यदि हम अगर म्यूचुअल फंड का देखें तो मैनेजमेंट कॉस्ट जो फंड मैनेजर की है वो बहुत ज़्यादा है, वो 1 से 2% तक हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वहीं अगर हम पीपीएफ और ईपीएफ में देखें तो वहाँ पर फंड मैनेजर कोई कॉस्ट नहीं होती, उसको मैनेज आप भारत सरकार करती है, इसलिए वहाँ पर किसी तरह की कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। यदि हम इसके लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड तो आप एनपीएस में जानते ही हैं 60 वर्ष का होता है। अगर हम उसकी बात करें आपके म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का लॉक इन पीरियड होता है। वहीं पीपीएफ और एनपीएस, पीपीएफ और ईपीएफ की यदि बात करें तो पीपीएफ में तो 15 वर्ष तक का, और ईपीएफ में रिटायरमेंट के बाद, माना कि बीच बीच में इसमें आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर हम विड्रॉल की फैसिलिटीज़ की बात करें तो एनपीएस में तो 60 वर्ष के बाद ही व्यवहारिक रूप से विड्रॉल होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप पैसा तो निकाल सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, लेकिन उसमें आपको 1 से 2% का एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके सिवा पीपीएफ और पीपीएफ और ईपीएफ में भी ये सुविधा है। जैसे पीपीएफ में बता दें कि 7 वर्ष बाद जो भी आपका कॉर्पस है उसका 50% तक आप विशेष उद्देश्य के लिए निकाल सकते हैं। यही सुविधा आपको ईपीएफ में दी गई है। अब यहाँ पर मैं सबका तुलनात्मक अध्ययन करके आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझा रहा हूँ। चलिए, मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोल लिया है और इसमें हम ईपीएफ को, जहाँ पे ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड लिखा है, इसको हम ओपन करते हैं और इसकी हम पूरी कैलकुलेशन देखते हैं कि इसको अब हमें कैसे करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पूरी हमने इसे खोल लिया है और इस पे मान लीजिए कि आप मंथली कुल मिला करके एक 5,000 की जो रकम है वो प्रतिवर्ष आप प्रति माह डालते हैं और मानते हैं कि इसका रिटर्न लगभग 7.5% के है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेशन पर जो आपका ये हमने कैलकुलेट किया तो 16,30,000 रुपये आपको मिलेंगे। 9 लाख रुपए आपने टोटल डिपॉजिट किया है, 7,30,000 आपको लगभग ब्याज मिली है और 16,30,000 आपका कुल रिटर्न होता है। इस रिटर्न पर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट सरकार को नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिए कि आपका पैसा 15 वर्ष बाद भी दूना नहीं हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप एनपीएस से इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह ढंग से समझ में आ जाएगी कि वास्तव में पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस के रिटर्न में क्या अंतर है। एनपीएस को लोग बुरा जरूर कहते हैं क्योंकि उसमें कोई सरकार की गारंटी नहीं है, लेकिन अब जब टोटल करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी रकम 15 वर्ष में भी दूनी नहीं हुई। चलिए हम अब एनपीएस को हम देखते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर वही फाइनेंशियल कैलकुलेटर में जहां रिटायरमेंट लिखा है तो नेशनल पेंशन सिस्टम पर हम क्लिक करते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक नया पेज। अब चूंकि हमको करना क्या है कि 15 वर्ष का लेना है, 8 से 70 साल इसकी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन 60 से 70 के बाद इसे आप एक्सटेंड 10 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 45 वर्ष लिखेंगे तभी 15 वर्ष का हमारा अंतर आएगा। तो मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, आप 1,000 से खाता खोलते हैं और प्रति माह आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हम मानते हैं कि 100 रुपये आप प्रति वर्ष इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो रिटर्न होता है, चूंकि ये शेयर मार्केट का रिटर्न है तो आराम से आपको जो रिटर्न है वो 13 से 15% के मिल जाते हैं। माना कि 13% का ही हम रिटर्न लेते हैं तो देखें रिजल्ट आपके सामने 10 लाख रुपए आपने वो किए हैं, लगभग 28,53,000 रुपए आपके, लगभग 3 गुना आपका कॉर्पस बढ़ गया। इतना ज़्यादा आपको लाभ मिला। वहीं जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो याद रखिए 15 वर्ष में आपकी रकम दूनी भी नहीं हो पाती, जबकि यहाँ पर आपको 28,53,000 रुपए टोटल मिलेंगे, जबकि 10,26,000 आपने इन्वेस्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एनपीएस जो है वह आपकी रकम को लॉन्ग टर्म में कई गुना मल्टीप्लाई करता है, जबकि पीपीएफ में ऐसा नहीं है। तो अब ये आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आप किसको कुल मिला। मान लीजिए हम इसका 60% निकाले भी ले रहे हैं, 28 लाख जो आपका रुपया मिला है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताया है कि हम 60% तक निकाल सकते हैं एनपीएस में, और मानते हैं कि उस समय ब्याज दर 6% के करीब है, तो भी आपको 17,11,000 रुपये आपको मिलेगा। इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये एग्जेम्प्ट किसे, और 5,706 रुपये जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको ब्याज मिलती रहेगी। और जो आपका ये 11,41,000 रुपये बचा हुआ है यह आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जितनी रकम आपको पीपीएफ में मिलनी थी वो तो मिल ही जाएगी आपको एनपीएस में, और आपको 5,706 रुपये पेंशन भी मिलेगी और 11,41,000 रुपये आपके उनको भी मिल जाए। चलिए अब हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, हमको कौन सा प्लान लेना। तो देखिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो म्यूचुअल फंड सही है, जो आपने लिखा देख रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड और पीपीएफ आपका शॉर्ट टर्म गोल को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर देंगे, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है और रिटर्न इक्विटी मार्केट के अच्छे रहे तो आपकी रकम करोड़ों में पहुंच जाएगी। अगर आपने पीपीएफ अपना खुलवा रखा है तो अगर आपकी उम्र 15 साल है और आप लमसम एक बड़ी अमाउंट जमा करते हैं तो अगले 15 साल में भी आप 30 वर्ष में जब उसे निकालेंगे तो आप करोड़पति की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो म्यूचुअल फंड और पीपीएफ बेस्ट स्कीम फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको अभी पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि जब आप 50 या 60 की एज में पहुँचें, आपका बुढ़ापा आए, तब जा कर के वास्तव में आपको एक बड़ी रकम चाहिए और वही आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो मेरी आपको सलाह होगी कि एनपीएस इज़ द बेस्ट। एनपीएस सबसे अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी मार्केट है, अगर इंडेक्स फंड का रिटर्न भी हम देखें तो 13 से 14% तक है। तो आपको आराम से आपका जो रिटर्न के बाद जो कॉर्पस बनेगा,
अगर आप 30 साल के हैं और 30 साल बाद 60 वर्ष की उम्र में पैसा निकालते हैं एनपीएस, तो वो कई करोड़ में आएगा आपका। तो एनपीएस बहुत अच्छा है कुल मिला के। यदि आप ईपीएफ खुलवाते हैं, जबकि ईपीएफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब से एनपीएस आ गया है तो अब ईपीएफ का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार जो कंट्रीब्यूशन करती है वो एनपीएस में ही करती है। तो व्यवहारिक रूप से वर्तमान में जिन जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है वहां तो ईपीएफ का मतलब है, लेकिन जिन राज्यों में एनपीएस ही लागू है वहां अब ईपीएफ का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो ईपीएफ वहीं फायदेमंद है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम है, और यह भी लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी आपको रकम देते हैं। ये हम जानते ही हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनका कॉर्पस करोड़ों में हो जाता है, क्योंकि ईपीएफ में पहले तो 12 से 13% तक के रिटर्न मिलते थे, लेकिन अब वो घट के 7-8% की ही रिटर्न हो गए हैं। तो उतना लाभ तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जिन राज्यों में है वहीं पर लागू होता है। अतः यदि आपका गोल, फिर मैं कहूँगा, शॉर्ट टर्म है तो पीपीएफ और म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे हैं, और यदि आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो एनपीएस और ईपीएफ आपके लिए बेस्ट रहेगा। एनपीएस जो है वो मुझे सबसे बेहतर लगता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी एबीसीडी जानते हैं तो याद रखिए यह आपका रिटर्न कम से कम 20 से 25% कर देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।